नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल संदीप गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके आने वाले RSAT एग्ज़ाम के लिए। ये जो हमारी आज की वीडियो है और पहले वाली वीडियो है, इसमें हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके होने वाली RSAT एग्जाम के लिए 100% आने की संभावना है। दोस्तों, पहले RSAT के जो एग्जाम होते थे उनमें काफ़ी इजी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम होने लगे हैं RKCL ने इसमें और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने कुछ ट्रिकी क्वेश्चन डालने स्टार्ट कर दिए हैं। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है थोड़ा सा टफ हो गया है। तो हमारे आज के जो क्वेश्चन है उसी लेवल को देख के हमने तैयार की हुई हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। आपको उस लेवल का एग्ज़ाम करवाया जाएगा यहाँ पे जिस लेवल का यूनिवर्सिटी और RKCL एग्ज़ाम सेट करती है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले हमारे एग्ज़ाम के रिलेटिव जो वीडियो हैं सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। और आने वाले दिनों में हम ऐसी वीडियो तैयार कर रहे हैं कि कम से कम एक ही वीडियो के अंदर आपसे 200, 300 या 400 क्वेश्चन तैयार करके दें, ताकि आपको बार-बार अलग-अलग वीडियो ना बनानी पड़े। हम एक ही वीडियो को 2 या 3 घंटे की बना दें कि आप एक ही वीडियो से अपने पूरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और आसानी से इसको पास कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इंकजेट प्रिंटर्स और बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया गया है। प्रिंटर्स नॉर्मली तो आपने सभी देखा होगा प्रिंटर्स क्या होते हैं, अपने कभी फोटोकॉपी करवाते हैं तो जो फोटोकॉपी करवाने वाली मशीन्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंटर्स बोलेंगे इसमें। तो इन्होंने पूछा है इंकजेट प्रिंटर्स और बैंड प्रिंटर्स को किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारे लिए वो रहेगा करैक्टर प्रिंटर्स। दोस्तों, प्रिंटर्स कई प्रकार के आते हैं, जैसे करैक्टर्स प्रिंटर्स हैं, इंकजेट प्रिंटर्स हैं, लाइन प्रिंटर्स हैं, ऑफ ब्रांड प्रिंटर्स हैं। जो करैक्टर्स प्रिंटर्स होते हैं ये हमारे करैक्टर को वन बाय वन प्रिंट करेंगे। कागज के ऊपर जब छपेगा तो वन बाय वन आपका करैक्टर प्रिंट होता है। इंकजेट प्रिंटर होता है आपका वो इंक जैसे अपने स्याही को स्प्रे करता है तो इस तरीके से प्रिंट करेगा। और लाइन प्रिंटर्स जो होते हैं हमारे पास वो पूरी हमारी एक लाइन को प्रिंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा करैक्टर प्रिंटर्स। तो करैक्टर प्रिंटर्स हमारे एक एक करैक्टर्स को प्रिंट करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। अब दोस्तों, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे है, अब इसमें कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है ये पढ़ लेते हैं, नहीं है ये नहीं पढ़ते। तो आजकल के जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें इस तरीके से स्टार्टिंग में तो कुछ हमें और दिखता है लेकिन उस क्वेश्चन के एंड में कुछ और होता है। तो आपको ध्यान से पूरे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद आपने ऑप्शंस पढ़ने हैं और ऑप्शंस भी आपने सारे के सारे टोटल जितने 3 या 4 क्वेश्चन दिए होते हैं आपको वो कंप्लीट पढ़ने हैं, तभी आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इससे पहले आपको उसका आंसर नहीं करना। आपके पास जो टाइम होता है वो पर्याप्त होता है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 35 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझे 15 साल हो गए दोस्तों कंप्यूटर सेंटर रन करते हुए। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो स्टूडेंट जल्दबाजी में फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं सर हम जल्दबाजी में फेल हो गए, हमने क्वेश्चन को बाद में पढ़ा, इसका आंसर हमें अच्छे से आता था लेकिन जल्दबाजी हमने इसको गलत कर दिया। तो आपको इस चीजों से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है, उसके बाद उनके जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ना है, तब आप क्वेश्चन का आंसर करना है, इससे पहले आपको आंसर नहीं करना। तो कौन सी सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी हमारे कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, हमारी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी।
तो इसके अंदर हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड यूएसबी पेन ड्राइव्स। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम शॉर्ट में रैम भी बोल देते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। जब आप कंप्यूटर में कोई भी काम करते हो, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में कोई फाइल बना रहे हो, तो जब तक आपका काम चल रहा है, अभी आपने उस फाइल को सेव नहीं किया होता, तो वो फाइल आपकी कहाँ पे रहती है? वो रैम के अंदर रहती है। ये हमारे यानी हमारी ये प्राइमरी मेमोरी है, डाटा को स्टोर रखती है। और जब आप उस डाटा को सेव करते हो, फाइल को सेव करते हो, तो वो आप जो हमारी फाइल होती है वो आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर यानी कि हार्ड डिस्क में चली जाती है, जिसको हम एचडीडी या हार्ड डिस्क भी बोल देते हैं, हार्ड डिस्क में चली जाती है। तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ऐसे हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी पेन ड्राइव आजकल लगभग सभी जानते हैं, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए भी यूज करते हैं। इससे पहले जो हमारे पास डाटा को ट्रांसफर करने के लिए सीडी या डीवीडी का यूज किया जाता था, तो उसका चलन अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। आजकल यूएसबी पेन ड्राइव से यूएसबी हार्ड डिस्क आ गए हैं, इनसे आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते, वो भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो राइट आंसर हमारे लिए रहेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये बात हमारी मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? दोस्तों, जैसे आप मोबाइल में एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हो और उसको अनइंस्टॉल कर देते हो, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल तो आप या तो किसी आपके दोस्त के पास वो सॉफ्टवेयर है, उससे आप पेन ड्राइव से कॉपी करके अपने कंप्यूटर में मूव करो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो, या आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको वो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको डिलीट करना चाहते हो या अनइंस्टॉल करना चाहते हो, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, उसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट बटन से डिलीट कर देते हैं, या उसको कीबोर्ड से डिलीट बटन से डिलीट कर देते हैं। तो इससे वो सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं होता, अनइंस्टॉल नहीं होता, इससे उसका जो शॉर्टकट होता है, जो उसका आइकन होता है, वही डिलीट होता है। तो अगर आप उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हो अपने कंप्यूटर से, तो उसको अनइंस्टॉल करना होता है। तो अनइंस्टॉल आप कैसे करोगे? ऑप्शन ए सेटिंग ऐप के द्वारा, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल के द्वारा, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों विकल्प सही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दोनों ही विकल्प ये सही है। आप सेटिंग ऐप के द्वारा भी और कंट्रोल पैनल के द्वारा भी आप किसी भी प्रोग्राम को जो आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारे लिए वेब ब्राउजर। जैसे मोबाइल में भी आप इंटरनेट चलाते हो, ज़्यादातर मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम होता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर आजकल इसको बंद कर दिया है। इसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एज, जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम 11 विंडो है, उसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज तो हो ही गया, मोजिला फायरफॉक्स होता है, ओपेरा होता है, सफारी होता है। तो कई प्रकार के हमारे ये वेब ब्राउज़र होते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हमारा एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। आजकल इसका चलन बंद है। ये पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे उसके अंदर ये आता था इसमें। तो कैलकुलेटर, म्यूजिक प्लेयर, चैट रूम ये गलत है। नेक्स्ट, संक्षिप्त रूप डी आई डबल एम का विस्तारित रूप क्या है? फुल फॉर्म डी आई डबल एम। दोस्तों, आपका जो एग्जाम होगा उसमें कम से कम एक या दो क्वेश्चन फुल फॉर्म के रिलेटिव आते हैं। तो आपके जो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं और कंप्यूटर के रिलेटिव्स जो चीजें होती हैं उनकी फुल फॉर्म्स ये याद होनी बहुत जरूरी है। तो आपको जितनी ज्यादा फुल फॉर्म याद रखोगे आपको बेनिफिट करेंगे। एक दो क्वेश्चन ये पूछे ही जाते हैं। और अब इसका इसका डी आई डबल एम का विस्तारित रूप क्या रहेगा हमारे लिए? ड्यूल ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी इसमें। तो कंप्यूटर के रिलेटिव आपके पास फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु इस्तेमाल करते हैं। फाइल
या किसी फोल्डर को अगर आप डिलीट करना चाहते हो अपने कंप्यूटर से, नॉर्मली मैंने आपको पहले बताया, आप उसके किसी भी फाइल को या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, वहां से डिलीट कर सकते हो। या आपको आपके कीबोर्ड के पास भी डिलीट बटन होता है, जहाँ पे आपके एरोज कीज होते हैं, उसके ऊपर आपको डिलीट बटन मिलेगा, आप वहां से भी डिलीट कर सकते हो। दोस्तों, जब आप इस तरीके से डिलीट करते हो तो वो फाइल आपकी कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट नहीं होती है। आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपको एक आइकन मिलता है रिसाइकल बिन के नाम से। रिसाइकल बिन हमारे कंप्यूटर में एक डस्टबिन का काम करेगा, यानी कि जो फाइल आप डिलीट करोगे वो फाइल आपके डस्टबिन यानी कि रिसाइकल बिन में चली जाएगी, वो आपके कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट नहीं होती है। ये इसलिए था, कई बार गलती से अगर आपकी फाइल डिलीट हो गई है तो आप उसको वापस रिस्टोर कर सकते हो। मान लो आपने कोई काम करे हो, आपने किसी फाइल को सेव किया है और वो गलती से डिलीट हो गई, लेकिन डिलीट या तो डिलीट बटन दब के हुई है या किसी ने राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, तो आपको घबराना नहीं है। वो फाइल आपको आपके रिसाइकल बिन में मिल जाएगी। आपको रिसाइकल बिन ओपन करना है और आपको वो फाइल वहां पे मिलेगी। आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और रिस्टोर करना है, तो जहां से आपकी फाइल वो डिलीट हुई थी वो फाइल आपको वापस वहीं पे मिल जाएगी इसके अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, आपको परमानेंट डिलीट करनी है। आप चाहते हो कि आपकी फाइल उस रिसाइकल बिन में ना जाए, डायरेक्ट डिलीट हो जाए। अब या तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले डिलीट से डिलीट करो और फिर रिसाइकल बिन में जाके आपको वापस वहां से फिर डिलीट करना पड़ेगा। तो आप चाहते हो कि इसका कोई शॉर्टकट हो कि आपको डबल काम ना करना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका एक शॉर्टकट होता है शिफ्ट डिलीट। अगर आप शिफ्ट बटन दबाने के बाद डिलीट बटन दबाओगे, शिफ्ट को आपने होल्ड रखना है और डिलीट बटन दबा के फाइल को डिलीट करोगे या किसी भी फोल्डर को डिलीट करोगे, तो वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी, फिर आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते दोस्तों। तो कभी भी अगर आप फाइल डिलीट करोगे तो हमारा सजेशन यही रहेगा, आप उसको डायरेक्ट डिलीट शिफ्ट डिलीट से मत करो, सिंपल डिलीट करो। उसके बाद आप डिसाइड करो, आप अगर वो नहीं चाहिए तब आप उसको रिसाइकल बिन में जाके डिलीट कर सकते हो उसमें। तो ये हमारे लिए शिफ्ट प्लस डिलीट ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? भारत में ऐसा कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो नहीं निर्मित किया गया? तो परम और अनुराग नाम से ही पता चल जाएगा, ये हमारे भारत के सुपर कंप्यूटर है। हमारा 3 नंबर ऑप्शन AS400 ये हमारे लिए राइट आंसर रहेगा। तो ये जो कंप्यूटर है भारत में निर्मित नहीं है। परम और अनुराग ये दोनों हमारे सुपर कंप्यूटर हैं जो भारत में ही बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से रैम के प्रकार कौन कौन से है? दोस्तों, आपके कंप्यूटर में दो प्रकार की रैम होती है, एक तो होती है डायनामिक और एक होती है स्टैटिक रैम। तो ये दो प्रकार की हमारी रैम होती है। आपका जो इसमें राइट आंसर रहेगा ए और सी, ये 4 नंबर डी, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। यूनिकोड है दोस्तों, यूनिकोड कंप्यूटर में एक कोड होता है एड्रेस को डिफाइन करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो पहले तो ये 16 बिट का था, लेकिन अभी रिसेंट में 32 बिट भी कर दिया है, क्योंकि 16 बिट का जो कोड था वो हमारे लिए छोटा बन रहा था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आपने देखना है, या तो अगर आपको 16 बिट दिया गया है तो 16 बिट करोगे, 32 बिट है तो 32 करोगे, तो दोनों में आपको ये एक मिलेगा, या तो 16 मिलेगा या ये 32 मिलेगा। तो इसका थोड़ा आपने ध्यान रखना है, पहले ये 16 बिट का होता था, एड्रेस जब कम रहने लगे तो इसको 32 बिट का भी कर दिया है। तो दोनों 16 और 32 ये दोनों ही इसके आंसर रहेंगे इसमें। कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है? सीपीयू, ये हमारा क्रिटिकल कंपोनेंट है, इसके बाद बहुत सारे काम होते हैं। आपका जो कंप्यूटर है, चाहे वो आप उसमें कोई भी काम कर रहे हो, वो काम कौन करता है सारा का सारा? वो करता है सीपीयू। तो ये हमारे लिए क्रिटिकल, अगर आपने किसी चीज को प्रोसेस करना है, किसी के लिए आपने कैलकुलेशन करनी है किसी भी प्रकार की, तो टोटल जितने भी आपके कंप्यूटर में कंपोनेंट्स लगे हैं उनको मैनेजमेंट करना है, ये सभी काम सीपीयू के पास में होते हैं। तो ये आपके कंप्यूटर का क्रिटिकल एक पार्ट होता है।
नेक्स्ट, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोलने के लिए, दोस्तों जब आप इंटरनेट पे किसी भी चीज को सर्च करते हो, जैसे आप उसका नाम लिखते हो और एंटर बटन दबाते हो, तो जस्ट विद इन सेकेंड के अंदर आपके पास उस जो चीज आप सर्च कर उसके रिलेटिव करोड़ों सूचनाएं मिलेगी एक सेकंड के अंदर। ऊपर टाइम मिला आता है, आप गूगल में कभी कोई चीज सर्च करके देख लेना, वहां पे टाइम भी दिखाएगा और कितनी सूचनाएं उसने आपको दिखाई है उसके रिलेटिव, तो वो आपको मिलेगी। तो एक ही सेकंड के अंदर करोड़ों सूचनाएं आपको देता है। तो इसका एक मेथड होता है, वो मेथड क्या रहता है, आप क्या चीज सर्च कर रहे हो, वेब क्रॉलिंग या वेब स्पाइडरिंग, क्या चीज आप इसमें देख रहे हो, उनका एक इंडेक्स बना होता है, उस इंडेक्स को भी देखता है और आपने पहले क्या सर्च कर रखा है या और अदर लोगों ने क्या सर्च कर रखा है, तो उसके रिलेटिव जो आप कीवर्ड डाला है उसके रिलेटिव वो पूरा का पूरा ग्राफ एक टेबल बना के रखता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर उपयुक्त सभी, ये सारी चीजें देखी जाती है इसके अंदर। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। नेटवर्क कनेक्शन, जब आप कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हो या इसमें किसी भी प्रकार की आप नेटवर्किंग करते हो, तो आपको बहुत सारी कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइस होती है। तो जब नेटवर्किंग करते हो तो नेटवर्किंग के अंदर भी आपको डिवाइस होती है। अब इसने पूछा है कि नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है, तो इसके अंदर हब और स्विच, ये दोनों ही हमारे नेटवर्क डिवाइस होते हैं। जब आप नेटवर्किंग करोगे तो हब और स्विच, इन दोनों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो राइट आंसर डी रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट, यूएसबी का पूरा रूप या यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यूएसबी। ये मैंने आपको पहले बोल दिया दोस्तों कि आपको एक या दो क्वेश्चन फुल फॉर्म के रिलेटेड मिलने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम कभी भी पूरे जो कंपोनेंट होता है किसी का नाम होता है, अब जैसे सीपीयू है फुल फॉर्म इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो कभी भी हम पूरा नाम नहीं लेते हैं, हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यूएसबी हम दिन भर इसका यूज भी करेंगे लेकिन इसकी फुल फॉर्म पता नहीं होती है, तो याद कर लो यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य है। ईमेल क्या होता है, जैसे आप मोबाइल से मैसेज भेजते हो, टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो या आप व्हाट्सअप कर रहे हो, ये भी एक प्रकार का मैसेज होता है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर से आप मेल भेजते हो किसी भी अदर फ्रेंड को या किसी और किसी पर्सन को, तो उसके लिए क्या चीज जरूरी होता है इसके अंदर, जैसे आपको किसी को कॉल करनी है, तो कॉल करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, आगे वाले कैंडिडेट का मोबाइल नंबर। तो इसी तरीके से जब आप किसी को ईमेल भेजोगे तो आगे वाले कैंडिडेट की ईमेल आईडी ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ईमेल आईडी नहीं पता है तो आप उसको मेल नहीं भेज सकते हो। तो सबसे राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। विषय सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन सब्जेक्ट का काम क्या होता है, सब्जेक्ट जो आप मेल भेज रहे हो वो किसके रिलेटिव होता है। अगर आप सब्जेक्ट नहीं डालोगे तो एक बार आपको वो वार्निंग दे देता है कि आपका जो ईमेल जा रहा है वो विदाउट सब्जेक्ट जा रहा है। तो आप विदाउट सब्जेक्ट ही भेजना चाहते हो तो उसको भेज सकते हो, भेजा जाएगा इसमें। लेकिन इसने पूछा है कि ईमेल भेजने के लिए क्या चीज जरूरी है, तो ईमेल भेजने के लिए आगे वाले कैंडिडेट की ईमेल आईडी हमें पता होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होते हैं? हेडर और फुटर क्या होता है, आप कभी भी बुक देखोगे, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी तो ध्यान से देखोगे, बुक के ऊपर जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें कई बार पेज नंबर लिखा हो सकता है या डेट टाइम वगैरह कुछ ऐसा लिखा होता है। पेज के नीचे कई बार अगर आप बाजार से कॉपी परचेज करते हो, टीचर सिग्नेचर या स्टूडेंट सिग्नेचर, इस टाइप से कुछ लाइनें लिखी रहती है इसमें। तो जो पेज के ऊपर होता है उसको तो हम हेडर बोलते हैं और पेज के जो नीचे होता है उसको हम फुटर लगाना बोलते हैं।
तो MS वर्ड 2010 के अंदर ये जो आपको ऑप्शंस है ये आपको मिलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर हेडर और फुटर दोनों ही मिल जाएंगे। अगर आप मान लो कोई लेटर बना रहे हो या कोई बुक बना रहे हो और उसमें आपने हेडर फुटर यूज करना चाहते हो तो वो आपको इंसर्ट टैब में जाके और हेडर और फुटर का यूज कर सकते हो दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट, ई मित्रा एक ग्रांट। ई मित्रा क्या है? ई मित्रा हमारा एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मित्रा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आंसर नंबर 17, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड्स का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए क्या करेंगे? एक जैसा प्रदर्शन, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कई स्लाइडें बना रखी हैं और आप उन सबको एक जैसा बनाना चाहते हो, उनकी जो डिजाइनिंग है वो एक जैसी रखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट्स का। आप अलग अलग भी उनको यूज कर सकते हो और एक जैसा भी आप उसके अंदर उनको बना सकते हो। तो ये राइट आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर डी नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या है। जरूरी नहीं है कि जो चीज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम आपके एग्जाम में है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो आंसर क्वेश्चन है इसकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तो ऐसा नहीं आपको सेम टू सेम मिलेगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग मिल सकती है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी नहीं याद रखना, आपने ये याद रखना प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट्स, ये याद रखना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो हमें बोलते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें से ये सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया। तो ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों, आप कभी भी बुक पढ़ोगे किताब पढ़ो तो सेम टू सेम क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज रहती है उसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, संक्षिप्त रूप GUI का विस्तृत रूप से क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले जो हमारे कंप्यूटर आते थे वो कमांड बेस पे आते थे, उसमें हम चित्रों का यूज नहीं कर सकते थे, शेप्स वगैरह यूज नहीं कर सकते। लेकिन आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं आपको उसमें डेस्कटॉप पे आइकन मिलेगा, आपको तीर का निशान मिलेगा, नीचे टास्क बार मिलेगी, स्टार्ट बटन मिलेगा, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके उसमें बहुत सारा काम कर सकते हो। तो पहले के जो कंप्यूटर आते थे उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें आप कमांड बेस पे काम होता था इसमें। लेकिन आजकल जो कंप्यूटर और ये काफी आसान होता है कमांड बेस पे काम करने के लिए, आपको उस पर्टिकुलर काम करने के लिए कमांड का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी फाइल को ओपन करना है और आपको कमांड नहीं पता तो आप फाइल को ओपन नहीं कर सकते। लेकिन जीयूआई के अंदर ऐसा नहीं होता है, जैसे अपने मोबाइल चलाते हैं थोड़ा बहुत हमें आता है, धीरे धीरे हम आगे और सीख जाते हैं, ऐसा ही कंप्यूटर है। तो जैसे आप थोड़ा बहुत इसको यूज करने लगोगे तो बहुत सारी चीजें आप इसमें अपने आप ही सीखते रहते हो, क्योंकि ऑप्शन सामने लिखे रहते हैं। तो इसलिए इसमें जीयूआई, और इसी कारण से ये आज के टाइम में जो कंप्यूटर है वो वर्ल्ड वाइड हो गया, हर घर में कंप्यूटर मिल रहा है आजकल, तो इसलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों, बीच में आपको मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले RSAT एग्जाम के अंदर हम आपके लिए ऐसी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही पढ़ाई करवाएं, और इस तरीके से पढ़ाई करवाएं कि आपको आने ये RSAT एग्जाम तो ठीक है, ये तो पास आप हो जाओगे, करवा देंगे, लेकिन RSAT के अलावा भी आजकल बहुत सारी वैकेंसियों में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। तो आप के लिए हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं, काफी हमारी मेहनत लग रही है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से दोस्तों से भी आप इस चीज को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसी तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी कर रखे हैं, किया हुआ हमने। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे लिए एक वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर इंटरनेट को ब्राउज सर्फिंग करने के लिए
आजकल आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट सॉरी गूगल क्रोम है, ये भी हमारा क्या एक वेब ब्राउजर है। तो इसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी हमारा एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। शायद ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं इसमें। नेक्स्ट, इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी इनपुट और आउटपुट, युक्ति का मतलब डिवाइस से होता है। दोस्तों वैसे तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर जो बना है वो इंग्लिश में बना है। लेकिन अब जैसे अगर यहाँ पे युक्ति आता है, युक्ति आते ही हमारा कई बार ध्यान ये होता है कि एक नया वर्ड आ गया, क्योंकि नॉर्मली हम कंप्यूटर में युक्ति वर्ड यूज नहीं करते, हम डिवाइस वर्ड का यूज करते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपको इस तरीके से, कई बार हम हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और हिंदी में जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार आ गया, ये युक्ति वर्ड तो हमने पहली बार सुना है, देखा है। तो आपको जो क्वेश्चन मिला पेपर मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज मिलेगा। आपको हिंदी में भी पढ़ना है क्वेश्चन को और इंग्लिश में भी पढ़ना है। फिर आपने अच्छे से समझना है कि ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। इसमें तो इसने क्या पूछा है, आपके कंप्यूटर में या इसमें जो दिया हुआ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आप अपने कंप्यूटर में डाटा को इन करने के लिए जिन चीजों का यूज करते हो, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इनसे हम कंप्यूटर में डाटा इन करते हैं, तो ये हमारी इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, जिनसे हमें डाटा वापस मिलता है, जैसे प्रिंटर हो गया या स्क्रीन हो गया या स्पीकर हो गया। तो ये हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इनसे हम डाटा को प्राप्त करते हैं। और अगर जो कंप्यूटर को दिशा निर्देश देते हैं, ऐसी डिवाइस जिनसे कंप्यूटर को हम दिशा निर्देश दे सकते हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइस होती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं हमारी कौन सी इनपुट डिवाइस है। स्पीकर, स्पीकर हमारी आउटपुट डिवाइस होती है, इससे हम आवाज बाहर की तरफ आती है। प्लॉटर, ये हमारा क्वेश्चन है, प्लॉटर भी हमारा क्या है, ये भी हमारी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। और मॉनिटर, मॉनिटर भी हमारी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। अब दोस्तों देखो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है इनमें से कौन इनपुट और आउटपुट युक्ति नहीं है। इनपुट और आउटपुट युक्ति, स्पीकर हमारा आउटपुट है, प्लॉटर हमारा आउटपुट है, मॉनिटर हमारा आउटपुट है। तो क्वेश्चन क्या है, आउटपुट नहीं है, तो ए एल यू ये हमारा आउटपुट नहीं है। ए एल यू सीपीयू का ही एक भाग होता है, सीपीयू के दो भाग होते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट और एक होता है ए एल यू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ए एल यू हमारे लिए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, मेरे माइंड में क्या गया कि ये क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना जरूरी है और पूरे ध्यान से पढ़ना जरूरी है इसमें। नेक्स्ट, साटा का विस्तारित रूप है, फुल फॉर्म क्या है साटा के, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा ये हमारी एक वायर होती है जो आपके हार्ड डिस्क को आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट रखती है, जो आपके डाटा को ट्रांसफर करने का काम करती है। तो ये हमारे साटा एक वायर होती है, उसका फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी से डिलीट करते हैं या मिटाते हैं। कर्सर क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को तो ये ध्यान नहीं, कई बार नहीं पता होता कि कर्सर क्या होता है। जब आप कंप्यूटर में काम करते हो, आप नोटपैड में, वर्डपैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, तो जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम करते हो तो एक ब्लैक कलर की खड़ी हुई लाइन आपको आपके पेज पे ब्लिंक करती हुई मिलेगी। कभी वो आ रही है, जा रही है, आ रही है, ब्लिंक कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर। डिलीट करना, अब देखो अगर आपने कोई लेटर लिख रखा है और लेटर के बीच में कर्सर है, अगर आप उसके लेफ्ट साइड से डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए नॉर्मली बैक स्पेस का यूज किया जाता है। ये अब इसने बाईं ओर से पूछा गया है, तो अगर ये लेफ्ट से पूछा गया है, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट लेफ्ट से पूछा गया तो ये इसके लिए तो होता है बैक स्पेस। लेकिन जो क्वेश्चन कई बार आता है वो दाईं ओर से आता है, क्वेश्चन क्या आएगा आपको दाईं ओर से डिलीट करने के लिए, तो स्टूडेंट बाएं और दाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ना होगा। दोस्तों ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको हिंदी में और इंग्लिश में
दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दाएं और बाएं में कंफ्यूज रहते हैं कि दायां कौन सा है और बायां कौन सा है। तो आपको इंग्लिश वाला पढ़ोगे और दायां आपने किसका देखना है, कर्सर का देखना है, हमारा खुद का नहीं देखना है इसमें। तो कर्सर के जो लेफ्ट साइड से है उसको अगर आप किसी लेटर को डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए बैकस्पेस का यूज किया जाता है। अगर कर्सर के आपको राइट साइड से डिलीट करना है तो उसके लिए आपको डिलीट बटन का यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में कंट्रोल रिटन का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल रिटन का प्रयोग पेज को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा। नेक्स्ट, स्लाइड ओरिएंटेशन हेतु विकल्प है। ओरिएंटेशन क्या होता है दोस्तों? ओरिएंटेशन होता है आपके जो पेज है वो किस प्रकार का बना हुआ है। नॉर्मली जो हमारा पेज होता है वो पोर्ट्रेट होता है, खड़ा हुआ पेज होता है। और एक होता है लैंडस्केप पेज। लैंडस्केप थोड़ा सा टेढ़ा, लंबाई में पेज ज्यादा होता है। पोर्ट्रेट थोड़ा इस तरीके का पेज आएगा खड़ा हुआ, लैंडस्केप आपको इस तरीके से मिला। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज के दो ही ओरिएंटेशन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारे लिए रहेगा ए और बी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही मिलेगा। जब भी आप कंप्यूटर पे काम करोगे तो आपको पता है कि आप क्या फाइल बना रहे हो। आपको उससे पहले ये डिसाइड करना होता है कि आप जो काम करना चाह रहे हो वो पोर्ट्रेट पेज पे आएगा या लैंडस्केप पेज पे आएगा। तो ओरिएंटेशन आपको वही रखना होगा। नेक्स्ट है स्पीकर है। तो स्पीकर अभी रिसेंट में हमने क्वेश्चन किया हुआ है। स्पीकर हमारे लिए एक आउटपुट डिवाइस है। ये डाटा को बाहर करने का काम करेगी। तो आउटपुट युक्ति स्पीकर आ जाएगा इसमें। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन, इसके रिलेटिव क्वेश्चन, माइक क्या है? तो माइक हमारा इनपुट डिवाइस होता है। विंडोज 7 है। दोस्तों आज की जो विंडो चल रही है लेटेस्ट है वो विंडो 11 है। आने वाली विंडो 12 है। विंडोज 7 ये हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आपके हर मोबाइल में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपके लैपटॉप में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो लैपटॉप के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है विंडोज। विंडोज पहले 97, 98, 2000, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो एनटी, बहुत प्रकार की जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पहले के जो बने भी हुए हैं। अभी कंपनी रिसेंट में इनको नया नया लॉन्च भी कर रही है इसके अंदर। तो विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, विंडो 10 है, 11 है, 12 है। ये हमारे सारे विंडोज के वर्जन है। तो विंडोज 7 क्या है? ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बगैर आप कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी आपका कंप्यूटर ऑन होगा। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये एक डिब्बा है, खाली एक डिब्बा है, क्योंकि आप इसको यूज ही नहीं कर सकते इसमें। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी के जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो उसके बाद ही काम करेंगे, पहले ये होना जरूरी है इसमें। तो इसके रिलेटिव दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपके मोबाइल में, आप मोबाइल यूज करते हो, आपके मोबाइल के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखते हैं आपको आपके मोबाइल के बारे में कितनी नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूटी पाया जाता है। क्यूटी, क्यूटी हमारा एक कीबोर्ड का लेआउट होता है। जैसे आपका जो पहले मोबाइल भी आते थे, जैसे आजकल आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा अलग अलग ए से लेके जेड तक जो आपके बटन है वो आपको अलग अलग लगे मिलेंगे। तो पहली लाइन को अगर आप देखोगे तो उसमें क्या लिखा था, QWERTY, वो पहली लाइन ये स्टार्ट होती है। इस वजह से उसको क्यूटी कीबोर्ड बोला जाता है। ये उसका एक तरीका हो गया इसके अंदर क्यूटी कीबोर्ड का। तो क्यूटी हमारे लिए एक कीबोर्ड का लेआउट होता है। तो राइट आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड लेआउट। एंटीवायरस ये हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस, वायरस क्या होते हैं, हार्मफुल फाइल आपके काम के कंप्यूटर के लिए, उनको ये रोकता है। एंटीवायरस होता है इसमें।
स्किन लेआउट ये भी हमारा एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और माउस रोलर ये भी हमारा क्यूटी कीबोर्ड में नहीं पाया जाता, तो क्यूटी कीबोर्ड हमारे कीबोर्ड का लेआउट आ जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने हेतु शॉर्टकट कीज क्या है? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कम से कम आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते ही हैं, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर पूरे सॉफ्ट के 10 से 12 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक आधा क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके पावर पॉइंट के रिलेटिव जितने भी शॉर्टकट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो पूरे के पूरे हम एक ही वीडियो के अंदर आपको लाके दें, ताकि आप उनको अच्छे से समझ सको एक एक करके। आपको कंफ्यूज हो कि ये क्वेश्चन कौन सा है, ये कौन सा है। इसके अंदर हम कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चन है वो आपको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपको उसमें मिलते हैं तो आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा इसमें। तो पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड को शो करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आरएसएटी में भी आ चुका है और भी बहुत बार आ चुका है। वैसे इसमें दो तरीके होते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा स्लाइडें हैं, मान लो आपके पास 10 स्लाइड है एक प्रेजेंटेशन के अंदर, और आप 3 नंबर स्लाइड सिलेक्ट की हुई है, आप 3 नंबर स्लाइड पे हो। अगर आप चाहते हो कि भाई मैंने इस स्लाइड को प्ले करना चाहता हूं, और स्टार्टिंग से सिलेक्ट आपने 3 नंबर की हुई है, प्ले करनी है आपने स्टार्टिंग से, तो उसके लिए आप यूज करोगे F5 का यूज करोगे अगर आप स्टार्टिंग से प्ले करना चाहते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 3 नंबर स्लाइड सेलेक्ट की हुई है और आप इस स्लाइड को 3 नंबर से ही प्ले करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यूज करना है शिफ्ट F5। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपने ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा गया है। स्टार्टिंग से पूछ रहा है या जो स्लाइड आपने सिलेक्ट कर रखी है वहां से पूछ रहा है। अगर इसने स्टार्टिंग से पूछा है तो F5 का यूज करोगे। अगर इसने बोला है कि भाई जो स्लाइड आपने सिलेक्ट की हुई है वहीं से प्ले करोगे, तो उसके लिए आपको शिफ्ट F5। और ज्यादातर जो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिलेक्टेड स्लाइड से पूछा जाता है, शिफ्ट F5। अभी इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा F5, क्योंकि इसने दिया नहीं हुआ। इसने ये दिया कि आपने इसको पावर पॉइंट स्लाइड शो करने हेतु कौन सा शॉर्टकट कीजिए, डायरेक्ट पूछा गया, तो F5 इसका राइट आंसर रहेगा। डिलीट। नेक्स्ट, रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कीज का यूज किया जाता है? F5 से आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हो। वैसे तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश भी कर सकते हो। रिफ्रेश करने से क्या होता है दोस्तों, जब आप कंप्यूटर को ऑन करोगे, अब जैसे आप टीवी को ऑन करते हो, टीवी में तो आपने बटन दबा दिया, रिमोट से बटन दबा दिया, वो जस्ट एक एक या 2 सेकंड के अंदर वो ओपन हो जाता है, स्क्रीन दिखा देता है और अपना काम स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें होती है जिनको उसको एक्टिव करना पड़ता है उन फाइलों को, तो वो एक एक करके फाइलों को एक्टिवेट करता है, तो इसलिए वो 1 से 2 मिनट का टाइम ले लेता है। तो जब आप उसको स्टार्ट करोगे अपना काम करना, उससे पहले आपको एक दो बार रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश करने से क्या होता है, जैसे आप सुबह उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, तो थोड़ा फ्रेश महसूस करते हैं। यही चीज कंप्यूटर के साथ होती है। तो F5 ये शॉर्टकट, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, F5। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए दबाया जाता है रेखांकित अंडरलाइन। अंडरलाइन का शॉर्टकट पूछा गया है इसमें, तो इसका शॉर्टकट क्या है? Ctrl+U, ये इसका शॉर्टकट रहेगा। Ctrl+U से आप किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो। लेकिन आप जिस चयनित टेक्स्ट, चयनित का मतलब क्या है, आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप 1 नंबर लाइन को अंडरलाइन करना चाहते हो तो 1 नंबर लाइन आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। 2 नंबर को करना चाहते हो तो 2 नंबर लाइन आपके सिलेक्ट होनी चाहिए। तो चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए रेखांकित अंडरलाइन, मैं आपको इसके लिए वो पूछ रहा हूँ कि ये जो वर्ड है हिंदी का रेखांकित, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, ना सुना हो, तो इसके लिए आपको इंग्लिश के अंदर जो आंसर दिया है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पूछ रहा है, ये अंडरलाइन पूछ रहा है इसके अंदर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। WW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्ली, इसने आविष्कार किया था भाई इंटरनेट का, टिम बर्नर्ली ने।
WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना, वर्ल्ड वाइड वेब। कई बार ये पूछी गई है इसके अंदर। नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो कम से कम आपको पता होना चाहिए 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन। हम आपके लिए जो ये क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन बन नहीं सकते, हम वो आपके लिए लेके नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें आपका भी टाइम खराब हो रहा है और हमारा भी टाइम खराब होगा। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो आपको हेल्प करें एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से उठा ली और ये डाल दी और वीडियो बना दी, ऐसा नहीं होता। हमारा कोशिश ये रहता है कि जो हम चीजें आपको करवा रहे हैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिले। तो इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं दोस्तों, आप हमारे से जुड़ जाइए। हम आपका जो RSAT है ये हम आपको पास करवा के छोड़ेंगे इसमें। तो कोशिश करेंगे हम और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए। तो इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? या चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? अब दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर बिल्कुल बंद पड़ा है, अगर आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूट। लेकिन अगर वो चल रहा है, कई बार रीस्टार्ट की जरूरत पड़ती क्यों है? कई बार आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, चलते चलते रुक जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया। तो हैंग हो गया तो उस टाइम कोई भी बटन काम नहीं करेगा, ना आपका कीबोर्ड काम करेगा, ना आपका माउस काम करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंप्यूटर को वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आपके CPU के ऊपर छोटा सा बटन दिया जाता है रीस्टार्ट का, तो आप उस बटन को प्रेस करोगे तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? वार्म बूट। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, RSAT में भी आया है। और बड़ी भर्तियां जो है जैसे पटवारी है या कंप्यूटर, आजकल लगभग हर भर्ती में कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपके RSAT में तो आएंगे ही आएंगे, उन भर्तियों के लिए भी है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो कंट्रोल यूनिट CU, कंट्रोल यूनिट। और एक होता है इसमें हमारे पास ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल एडिशन। जो हमारी अर्थमेटिकल लॉजिकल गणनाएं हैं वो तो CPU का वो भाग करेगा। और कंट्रोल जो यूनिट जो होता है, हमारे कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको एक साथ कोऑर्डिनेट करने का जो काम होता है वो CU को दिया होता है। ये आपने इनको संभाल के रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे जो तेज कंप्यूटर है वो हमारे लिए नाम से ही आपको पता चल जाएगा, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर होता है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे और अभी जो RSAT के एग्जाम हो रहे हैं उनका लेवल क्या है। आज के हमारे जो ये क्वेश्चन है ये आपको उसी लेवल पे दिए गए हैं जिस लेवल के ये जो एग्जाम हो रहे हैं RSAT के। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी छोटी सी कोशिश बढ़िया लगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी RSAT हम पास करवा सकें। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।